त्यागी, योर बायोलॉजी मेंटर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ओवर देयर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपसे जितने भी बायो की क्लासेस होंगी वो मेरे ही चैनल पे होंगी एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टॉपिक्स एंड वीडियोस रिगार्डिंग योर नीट 2023 एग्जाम एट द सेम टाइम। सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियोज़ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ, जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो बेटा, ये जो टॉपिक लिया गया है ये आपके क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि किस तरह से मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो मेल गैमिटोफाइट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड आई एम रियली श्योर कि इस टॉपिक को मेरे साथ करने के बाद आपका डेफिनेटली यहाँ से कोई डाउट नहीं बचने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, देखो बेटा, सबसे पहली तो चीज़, जब भी हम बायो पढ़ते हैं, आप ऑलवेज टोल्ड यू, अगर आप लोग मुझसे हमेशा से पढ़ते आए हो तो आप हमेशा ये जानते हो, मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि बायो के अंदर आप किसी भी वर्ड को अगर ब्रेक कर दो यार, तो आपके प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ब्रेक करने से आपको उस वर्ड का मतलब अपने आप समझ में आ जाता है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। ऑलराइट, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ योर माइक्रोस्पोर एंड वेयर इन द एंजियोस्पर्म्स, यानी कि योर फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे क्या है, देखो बेटा जी, फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ एक मेल पार्ट भी चाहिए होगा और एक फीमेल पार्ट भी चाहिए होगा, है ना, तभी वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन उससे भी पहले वहाँ पे उन गैमेट्स की प्रोडक्शन भी चाहिए, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में ये बेसिक्स आप सभी ने अच्छे से पढ़े हैं। सो उसी तरह यहाँ पे भी प्लांट्स के अंदर भी माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है और फिर फर्दर वहाँ से मेल गैमीट्स बनते हैं। तो माइक्रोस्पोर एक्चुअल में आपका मेल गैमीट नहीं होता, बल्कि एक ऐसी बॉडी है जिससे बाद में आपका मेल गैमीट बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं समझाऊंगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस ध्यान से सुनते जाइए बिकॉज इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। बट आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होके अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही गलत तरीके से समझ लेते हो, तो हर एक चीज़ को ध्यान से और गौर करके सुनना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बेटा फ्लावर से ही। जैसे कि मैंने बोला, एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर होते हैं जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो फ्लावर का स्ट्रक्चर आप सभी को अच्छे से पता होगा यार। मेन पार्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे, एक पेटल्स होते हैं, है ना, कलर्ड पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, राइट, ये ग्रीन कलर की लीफी सेपल्स यहाँ रहती है जो कि बड स्टेज में आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। एंड जो ये कलरफुल पेटल्स हैं, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जितने भी पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। इसके अलावा और आपको यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे होता है एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। सो हमने क्या क्या चीज़ देखी, पेटल्स, सेपल्स, मेल पार्ट यहाँ कौन सा होता है बच्चे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, मतलब कुछ भी हाई फाई नहीं है, इट्स सच एन ईजी थिंग। एक आपका होता है मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, स्टेमन के अंदर होते हैं एंथर एंड फिलामेंट, और इसी तरह यहाँ पे फीमेल पार्ट भी होता है जिसको हम पिस्टल या फिर कार्पल भी कहते हैं। ओके, सो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, मेल और ये फीमेल पार्ट। ऑलराइट, और इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता है, इसीलिए एक्चुअल में हम क्या ना इन पार्ट्स को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो पार्ट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो फर्टाइल है और साथ ही वो असेंशियल भी है, क्योंकि प्लांट के लिए अल्टीमेटली क्या ज़रूरी है कि वहाँ पे गैमीट्स बने, रिप्रोडक्शन हो, फिर वहाँ से फ्रूट बने, सीड बने, फिर उन सीड से क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। बट ये जो पेटल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन लाने में हेल्प नहीं करेंगी। तो एसेंशियल पार्ट क्या होगा, एसेंशियल पार्ट होगा आपके
ये फर्टाइल जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर स्टेमन एंड कार्पेल. सो स्टेमन को हम एंड्रोशियम कहते हैं बायोलॉजी में. एंड्रो शब्द जहाँ आएगा ना, एंड्रो हमेशा मेल से डील करता है, राइट? और गाइनोशियम इज फॉर द फीमेल्स. ओके, आई होप यू गेट इट. यहाँ तक सबको क्लियर आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप बना देना और मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं. ऑल राइट, फिर हम बात करते हैं नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स की. ये ऐसे ऑर्गन्स हैं बेटा जो कि क्या है, वो स्टेराइल है. स्टेराइल होता है कि जो फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो ये क्या है भैया, स्टेराइल है. स्टेराइल मतलब यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ओके, सो इट इज स्टेराइल. सो स्टेराइल यानी कि नॉन एसेंशियल पार्ट्स कौन से हो गए आपके, ये हो गए आपके सेपल्स और पेटल्स. ठीक है, तो सेपल्स और पेटल्स का रोल मैंने बता दिया क्या होता है, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्शन. अब सेपल को बेटा बायोलॉजी में हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं, CALYX, और पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर द बायोलॉजिकल टर्म्स जो आपने बचपन में इजी टर्म्स पढ़ी थी, बस उसी के बायोलॉजिकल शब्द हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि मेल गैमीट कैसे बनेगा. तो कॉमन सेंस लगाओ ज़रा, यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस से खेलेंगे और कुछ नहीं, है ना, क्योंकि हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें चीज़ों को समझना है. तो अब खुद सोचो यार, अगर हमें मेल गैमीट बनाना है तो फूल के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेल गैमीट को बनाने के लिए, मेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम. तो चलते हैं फिर एंड्रोशियम पे. ठीक है, तो एंड्रोशियम यानी कि आपका जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर दो चीजें होती है, क्या क्या, एक होता है एंथर और एक होता है ये लंबी सी स्टॉक जिसको हम कहते हैं फिलामेंट. अब देखो, दोनों में से मेल गैमीट बनाने में हेल्प कौन करेगा. मेल गैमीट बनाने में आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक से मेल गैमीट बनेगा, यानी ये डंडी से मेल गैमीट बनेगा? नहीं शायद, है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो पाउडर फॉर्म होता है वो कहाँ होता है, एंथर में होता है ना. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पढ़ना, एंथर. फिलामेंट का बस इतना काम है कि वो वहाँ पे एंथर को एक डंडी की तरह सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, दैट्स इट. ऑल राइट, सो देखो बच्चे, स्टेमन जिसको कि हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं. अभी इस शब्द का भी जरा मतलब समझ लो, क्योंकि यार देखो हमें तो हर चीज समझनी है, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, है ना. नीट में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. मान लो कि वहां पे स्टेमन ना लिख के माइक्रोस्पोरोफिल लिख दिया तो क्या करोगे. ओके, तो यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग. माइक्रोस्पोरोफिल, अगेन शब्द को तोड़ दो, माइक्रोस्पोर की बात हो रही है, पहली बात, है ना, माइक्रोस्पोर और फिल. फिल शब्द जहां भी आएगा इसका मतलब होता है बियरिंग, यानी कि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होने वाले हैं. इट इज बियरिंग, इट इज होल्डिंग सम माइक्रोस्पोर्स जो कि फ्यूचर में जाके माइक्रोस्पोर्स बनाएगा. बात समझे. तो अभी हमें जानना है एंथर के अंदर एग्जैक्टली ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है और ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है जिससे मेल गैमीट्स बनते हैं. ऑल राइट, तो एंथर पे हम आ जाते हैं. एंथर बेटा क्या होता है, एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. कैसा, इस तरह से एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है बेटा, अगर इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ओके, सो बाय मीन्स टू, बाइलोब्ड क्यों कह रहे हैं हम, बाय मीन्स टू, एंड लोब्ड का मतलब है लोब्स, मतलब पार्ट्स. तो इस तरह से बेटा दो पार्ट्स हैं. जिस तरह आपके छोले होते हैं ना, छोला ऐसा होता है ना, छोला, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इस तरह से आप उसको अलग कर सकते हो. बिल्कुल वैसा ही एंथर भी होता है. ठीक है, नाउ एक और चीज, अगर मैं इस एंथर को यहाँ पे ऐसे कट मार दूं बीचों बीच, इस तरह से ऐसे मैं बीचों बीच कट मार दूं और दो हिस्से ऐसे तोड़ दूं, है ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ एंथर, इसको मैंने बीच से कट किया तो मेरे पास इस तरह से दो पार्ट्स हो जाएंगे, है ना, सेपरेट होके.
तो बेटा उसी तरह यहाँ पे अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए तो ऊपर से उसका व्यू कैसा आता है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन हियर। ये वही क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है एंथर का। तो ध्यान से जरा इस क्रॉस सेक्शन को देखो, क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से दो ऐसे पाउच बने हुए हैं और वो पूरा लेंथ वाइज जा रहे हैं, राइट? तो एक लोब में दो इस तरह के पाउच प्रेजेंट होते हैं, ओके? इसीलिए हम इसको डायथीकस भी कहते हैं, साथ में हम इसको डायथीकस भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज टू पाउचेस विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल लोब। एक ये लोब है, दूसरा ये लोब है, इसके अंदर दो पाउच, इसके अंदर दो पाउच, ठीक है? तो एक लोब में दो पाउचेस हैं। ये जो पाउचेस होते हैं ये होते क्या हैं एक्चुअल में? इनको हम बोलते हैं पॉलन सैक्स। यहीं पे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होएगा, इनको पॉलन सैक्स बोलते हैं। बट ये पॉलन सैक्स मैच्योरिटी पे कहलाते हैं, यानी कि जब एंथर एकदम बहुत सारे न्यूट्रिशन आ जाता है, बड़ा हो जाता है, अच्छे से एंथर मैच्योर हो जाता है, जैसे आप लोग भी धीरे धीरे डेवलप करते हो, यंग स्टेज पे होते हो, उसके बाद जाके मैच्योर होते हो, राइट? तो आपके बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको यंग स्टेज पे कुछ और कहा जाता है और एडल्ट स्टेज पे हो सकता है उनका स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन बदल जाए, ठीक है? उसी तरह एंथर के अंदर भी ऐसा ही होता है। इनिशियली वहाँ पे ये जो पाउच होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके? माइक्रोस्पोरेंजियम ये एक ऐसा पाउच है जहाँ पे धीरे धीरे पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है? और फिर यहाँ पे ये पूरा सैक है ना वो पोलन से भर जाता है, और फिर जब ये इतना ज़्यादा भर जाएगा तो प्रेशर की वजह से एंथर यहाँ से ऐसे बीचों बीच इस तरह से ये यहाँ से बर्स्ट होने लगता है बेटा। ये लाइन जो है ना यहाँ से ऐसे फटने लगती है और पॉलन ग्रेन्स इससे बाहर निकलने लगते हैं, और उसी दौरान आपका पॉलिनेशन भी होता है जब पॉलन ग्रेन्स का डेहिसेंस होता है, एंथर का डेहिसेंस होता है एंड पॉलन ग्रेन स्टार्ट्स रिलीजिंग आउट। ऑलराइट, आई होप सबको ये स्टोरी समझ में अच्छे से आ गई है। सो माइक्रोस्पोरेंजियम यंग स्टेज में कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम इन द यंग स्टेज, ओके? यंग एंथर में कहते हैं हम। और यही सेम माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में क्या बन जाता है? पॉलन सैक, ठीक है? कब? जब एंथर मैच्योर है, यानी कि मैच्योर एंथर के अंदर, ठीक? अब देखो बेटा यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजियम आर देयर इन टोटल? देयर आर बेसिकली 4, ठीक है? मैं यहाँ पे दूसरा पेन लेके पॉइंट आउट कर देती हूँ। 1 2 3 4, चारों दिख रहे हैं सबको? अच्छे से दिख रहे हैं? हाँ, ये 4 ब्राउन कलर के सर्कल सबको इजीली नजर आ रहे हैं। कैन यू ऑल आइडेंटिफाई देम? 1 2 3 एंड 4। सो 4 मीन्स टेट्रा, 4 का मतलब है टेट्रा, राइट? 4 मीन्स टेट्रा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये बेटा जी आपका टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहलाता है। ये 3 नाम मैंने यहाँ पे एंथर को दे दिए, जरा ध्यान से देख लेना। मैंने इसको बाइलोब्ड कहा, मैंने इसको डायथीकस कहा और मैंने इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा। सो वी एक्चुअली identify anther by these 3 names which is also given in your NCERT. Alright, I hope यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं आई है यहाँ तक। अब हमें यही देखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अब माइक्रोस्पोर्स क्या है बेटा? ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, जो इसके अंदर फॉर्म होंगे, इस पॉलन सैक के अंदर फॉर्म होंगे, इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है? यही पॉलन ग्रेन्स जो हैं एक्चुअल में यही आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, हमको यही देखना है, ठीक है? माइक्रोस्पोर्स हैं ये बेटा,
और हमको ये देखना है कि ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, how the formation is happening, and that process of formation of these pollen grains or these microspores is known as microsporogenesis, जिसको हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाँ, क्या ऐसा उस पॉलन सैक के अंदर होता है जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट। बट बिफोर दैट हमें थोड़ा सा एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। किसी प्रोसेस को समझने से पहले आपको उस मशीनरी का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि भैया उस मशीनरी में है क्या और काम कैसे हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एंथर के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बेटा जी, जो एंथर होता है उसके अराउंड इस तरह से 4 लेयर्स होती हैं जिनको हम एंथर वॉल भी कहते हैं। दीज आर द एंथर वॉल लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 4। ओके, सो द वेरी फर्स्ट लेयर इज दिस एपिडर्मिस, जो बेटा जी आपको यहाँ सबसे बाहर वाली लेयर जो नजर आ रही है, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये है आपकी सबसे पहली लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ऑलराइट, सेकेंड लेयर है, मैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगी किसका क्या फंक्शन होता है। सेकेंड लेयर है इसके जस्ट नीचे, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया, एंड दिस इज योर एंडोथीशियम। ऑलराइट, so the second layer is this green colored layer just below the epidermis, और इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। बेटा अगली लेयर जो यहाँ आती है वो आती है आपकी, ये यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से, बट ये ब्लू शायद ग्रीन हो जाएगा तो आई शुड यूज सम, चलो मैं इस ऑरेंज कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। So this is the middle layer, which is the third layer, and it is below what? ये आपके एंडोथीशियम के अंदर प्रेजेंट है। The last layer which is present here is, जो सबसे लास्ट लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सी है? वो है बेटा जी टेपटम, ठीक है। टेपटम is the fourth and the last layer. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेयर्स अच्छे से नज़र आ रही है। सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है इसका काम क्या होता है? एपिडर्मिस इज अ वेरी थिन लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है बेटा? नाम से ही पता चल रहा है, एपिडर्मिस जो है वो एक थिन लेयर है। ओके, एक थिन लेयर है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह है यहाँ पे, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है जो कि ऑब्वियसली एंथर को क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये 2 लोब्स के बीच का जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे जो 2 लोब्स के ये बीच का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो आपकी ये जो एपिडर्मिस है ये काफ़ी पतली हो जाती है। इट्स क्वाइट थिन हियर, एंड यहाँ पे हम इसको एक अलग नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे? स्टोमियम। तो स्टोमियम का काम ये होता है कि ये जो स्टोमियम है ये हेल्प करती है इन द, ये बीच में से इस तरह से इसे शार्प कट बनाती जाएगी 2 लोब्स के बीच में, ताकि एक लाइन फॉर्म हो जाए, और एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ पे एंथर के जो बर्स्ट होने के लिए लेयर्स है ना, वो वहाँ पे क्लियर होती जाएं। जैसे जैसे ये लेयर रास्ता बनाती जाएंगी वैसे वैसे पॉलन ग्रेन्स भी वहाँ से बाहर आ पाएंगे। बात समझे? तो इसके लिए ये जो बाहर की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का काम यही होता है। ये प्रोटेक्ट करती है, एक प्रोटेक्टिव एनवेलप फॉर्म करती है तीनों, एंड साथ में ये एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है, ठीक है। So it forms a very thin layer between 2 lobes. Okay, to किस लिए? For dehiscence. Okay, for dehiscence. Dehiscence का मतलब पता है ना? Bursting of anther.
डेहिसेंस का मतलब है बर्स्टिंग, यानी कि पोलन ग्रेन्स का फटना, ठीक है, फट जाता है। एंथर का फटना, सॉरी। सो एंथर फट जाता है ताकि पोलन ग्रेन्स वहां से बाहर आ सके। क्लियर हो गई सबको ये बात? नाउ सेकेंड लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहर की तीनों ही लेयर प्रोटेक्टिव हैं फंक्शन में और इनका काम यही है, ठीक है। सो सिमिलरली एंडोथीशियम का भी यही सीन होता है बेटा। और साथ साथ एंडोथीशियम के अंदर क्या होता है ना, आपके एक देयर इज अ प्रॉपर्टी जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ठीक है। जितना भी एयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का साइज बढ़ता है एंड इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द पाथ। ये धीरे धीरे यहाँ से सेल्स अलग होते जाएंगे और ये रास्ता बनाते जाएंगे, ठीक है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, सेल्स ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से ये सेल्स के बीच में ये जो जगह है ये खाली करते जाएंगे। धीरे धीरे बेटा ये तीनों लेयर्स यहाँ से ऐसे सेपरेट हो जाती हैं एंड दे मेक अ वे फॉर पोलन ग्रेन्स टू कम आउट। क्लियर हो गई बात सबको ये? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड आपकी जो लेयर है वो मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर्स आपकी 1 से 3 होती हैं, ठीक है। मिडिल लेयर्स कितनी होती हैं आपकी? 1 से 3 इन नंबर, ओके। एंड दे आर अगेन हेल्पिंग इन द प्रोटेक्शन एज वेल एज डेहिसेंस, ओके। तीनों का ये एक ही काम है, ओके। दे आर फॉर्मिंग अ envelope, a protective envelope, okay, they form a protective envelope and helps in dehiscence, okay, helps in dehiscence। clear? फोर्थ जो लेयर आती है बेटा जी वो आती है आपकी, सॉरी, फोर्थ लेयर इज योर टेपटम। I was about to write spermium. No, it's tapetum. Okay, tapetum is the fourth layer. And tapetum का काम क्या होता है? tapetum क्या करता है बेटा? ये आपके pollen grains mature होंगे। भाई mature होने के लिए, pollen grains बनने के लिए, इनफैक्ट जो पूरा प्रोसेस है ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, उसके लिए वहाँ न्यूट्रिशन तो चाहिए, है ना। किसी भी लिविंग प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से, न्यूट्रिशन से। तो ये टेपटम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू व्हाट? टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। क्लियर हो गई बात? ये सबको समझ में आ गया? सो आई होप यहाँ पे आपको सारी लेयर्स के फंक्शन समझ में आ गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अब इस एंथर के अंदर होगा। देखो बेटा जी, ये अंदर की तरफ जो आपका जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो कि इन चारों लेयर्स से बाहर से कवर्ड है, राइट। सो अंदर इसमें क्या है? बेसिकली ये एंथर पूरा एक ऑर्गन है जो कि कुछ टिश्यू से बना होगा। तो जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर एक टिश्यू होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। सिंपल सी बात है, ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी टिश्यू है इसके अंदर? स्पोरोजीनस टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोजीनस टिश्यू, बिकॉज यहीं पे आपका क्या होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगा। आप ध्यान से सुनेंगे इसको बेटा जी। आप ये बात जानते होंगे कि हर टिश्यू जो होता है वो फर्दर सेल से बना होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कमिंग टुगेदर टू फंक्शंस and have the same structure, right? same function perform करते हैं, same structure होता है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का काम क्या है बेटा जी? यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल्स। क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल्स। साथ साथ हम इनको पोलन मदर सेल्स के अलावा माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी कहते हैं। सो पोलन मदर सेल्स कह लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कह लो, ये जो सेल्स होते हैं
इन्हीं के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो एबिलिटी होती है कि ये एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ reductional division. Can you tell me what is reductional division method? A cell division method by which reduction of chromosomes happen? Meiosis, meiosis जी। तो यहाँ पे क्या होगा, meiosis होगा। तो यहाँ पे हर एक pollen mother cell डिवाइड करता है, उसके अंदर meiosis होता है, और मियोसिस होने के बाद वो यहाँ से इस तरह से 4 आपके सेल्स बनाता है, जो कि हर मियोसिस का एंड प्रोडक्ट है। आप जानते हो ना, एक सेल से 4 सेल्स की, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड यानी कि जिनकी प्लॉइडी n होती है, जहाँ पे सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आया है, दोनों क्रोमोसोम के सेट नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। यानी कि पोलन मदर सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ सेल्स रहे होंगे। सिमिलरली टिश्यू के अंदर भी आपके 2n नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ कहीं पर भी डिवीजन नहीं हुआ। सिंपल सा एक फ्लो चार्ट से ऐसे समझेंगे, फ्लावर आपका क्या है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गन है। फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट यानी कि स्टेमन भी डिप्लॉयड है। इसी तरह एंथर भी डिप्लॉयड होगा। भाई एंथर के अंदर जो टिश्यू होगी वो भी डिप्लॉयड होगी, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे, यानी कि स्पोरोजीनस टिश्यू भी डिप्लॉयड है और उसके ये सेल्स भी डिप्लॉयड है। जब तक कहीं पर भी आपको रिडक्शनल डिवीजन नहीं देखने को मिलेगा, तब तक प्लॉइडी हमेशा 2n ही रहेगी। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई रियली होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। कहीं पर भी कोई परेशानी आई हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली एक्सप्लेन यू वट एवर हैव बीन लेफ्ट, और मे बी जो आपको नहीं समझ में आया हो। ऑल राइट, बट मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा। ओके ग्रेट, सो आई विल जस्ट ब्रेक दिस प्रोसेस और आपको इसको थोड़ा और सरलता से मैं समझाऊंगी कि ये प्रोसेस कैसे हुआ। ओके ध्यान से देखिए, यहाँ पे यू विल सी कि आपका जो पोलन मदर सेल है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक डिप्लॉयड सेल है। अभी ये जो डिप्लॉयड सेल है बेटा जी, ये इस टाइम पहले जाता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में आपका 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल्स आपके यहाँ बन जाएंगे, एंड जिनकी प्लॉइडी ऑलरेडी यहाँ n हो चुकी है। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर ऑलरेडी आधा हो जाता है मियोसिस 1 में। आप सभी ने मियोसिस माइटोसिस क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा होगा। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, आपका जो टेट्राड है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये टेट्राड क्या है, यानी कि 4 सेल्स। तो बेटा 4 सेल्स तो बनेंगे ही। मियोसिस 2 के बाद में आपके 4 सेल्स बन जाते हैं, 2 इस वाले से बनेंगे, 2 इस वाले से बनेंगे, और चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, अभी ये क्या होता है, इनिशियली ये चारों सेल्स इस तरह जुड़े रहते हैं, तभी इसको टेट्राड कहा जाता है। इट्स अ टेट्राड ऑफ पोलन सेल्स। धीरे धीरे जब आपका एंथर डेहिसेंस की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि जब उसका बर्स्ट करने का स्टेज आ जाएगा, तो उस टाइम पे ये पोलन ग्रेन्स ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके, सो दैट मीन्स एवरी सिंगल वन पोलन मदर सेल, every pollen mother cell is capable of forming 4 haploid pollen grains, or we can say microspores. pollen grains को ही microspores कहते हैं। and this process only itself, यही प्रोसेस बेटा, एक पोलन ग्रेन से ये जो 4 आपके पोलन ग्रेन्स बन गए, एक पोलन मदर सेल से जो 4 पोलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो बने हैं, इसी प्रोसेस को हमने
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा है। ठीक है बेटा, अभी क्या है ना, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि मेल गैमीट्स बनते हैं, यहाँ तो मेल गैमीट नहीं बना, पॉलन ग्रेन बना। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे पॉलन ग्रेन को भी क्या बोल देते हैं, they say that pollen grain is the male gamete, but let me make you clear बच्चा, pollen grain is not the male gamete, but it divides mitotically to form male gamete. ओके, ये मेल गैमीट फॉर्म करता है बाद में, माइटोसिस होती है इसके अंदर। वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, जहां पे मैं आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन विच इज अ माइक्रोस्पोर, एंड ऑल्सो इसको एक और नाम से मैं बता दूं आपको, एक और नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मेल gametophyte. It's not a male gamete, but it is definitely a male gametophyte. Again, phyte means bearing, यानी इसी के अंदर मेल गैमीट छुपा है जो कि फ्यूचर में जाके ये फॉर्म करेगा। ओके, सो pollen grain is a male gametophyte and not a male gamete. Please make sure that this point is very clear with you. ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपके काफी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन से कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, जहां पे आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। सो आई होप यहाँ आपको इस वीडियो में अब इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रह गया है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो डू सब्सक्राइब द चैनल, इस चैनल को डेफिनेटली सपोर्ट करें बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली न्यू चैनल। एंड इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन से टॉपिक्स में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू एंड मेक वीडियोस स्पेसिफिकली ऑन दोज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ने के लिए मैंने आपके साथ में यहाँ लिंक शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम पे आपका स्वागत है, आप सभी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, मीट यू ऑल नेक्स्ट टाइम।